हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉनटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल में। तो आज हम एक अच्छी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखिएगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की कहानी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर्स मेंस में किस किस तरीके से कितना वेटेज रहा है, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके आधार पर फिर हम इससे आगे डिफरेंट चैप्टर बाई चैप्टर इनकी पूरी कहानी स्टार्ट हम करेंगे। तो चलिएगा, कहानी शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में हमारे पास 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन पोर्शन, जहां से हम रिवर्स कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेशन क्या होता है और हीट पंप, रेफ्रिजरेशन, इन सब के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीओपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हीट पंप रेफ्रिजरेशन का कॉम्बिनेशन बनाकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है वेपर कंप्रेशन साइकिल, जहां से न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल, मेजरली अभी तक के एग्जाम्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछा गए हैं। यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहां से आपके मेजरली न्यूमेरिकल पार्ट पूछा गया है। थियोरेटिकल एक बार पूछा गया था केवल 15 मार्क्स में। उसके बाद जितनी भी बार भी इस सेक्शन से क्वेश्चन बना है, हीट इंजन सीओपी के कॉम्बिनेशन से या रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के कॉम्बिनेशन से, रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा ही गया है जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है। तीसरा जो सेक्शन है आपका, वो है आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, बेल कोलेमन साइकिल। यहां से अभी अगर हम ट्रेंड को नोटिस करेंगे तो वहां पर हमसे 15 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं इस वाले सेक्शन से? न्यूमेरिकल सेक्शन यहां से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहले इनका वेटेज देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में इनका कितना कितना वेटेज रहा है और हमको किस तरीके से इस सब्जेक्ट में आगे प्रोसीड करना है। और फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर इनसे जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और जहां पर भी जितनी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। चलिएगा, यह है आपके पास एक एनालिसिस है प्रीवियस ईयर पेपर का, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कितना किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 6 to 7 या 2012 से लेकर 18 तक अगर आप एनालिसिस करोगे, तो जो हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, बेसिक एंड इंट्रोडक्शन, वीसीआरएस साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन से आपको देखने को मिलेगा कितना कितना क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। 2012 में केवल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और 30 मार्क्स का पूरा की पूरा पोर्शन किससे पूछा गया था? बेसिक एंड इंट्रोडक्शन से। किससे? बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन से। इसके बाद 2013 में अगर आप देखोगे तो केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? वीसीआरएस यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल से पूछा गया है। वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप आंकड़े देखोगे तो 2014, 15 और 16 में आरएसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नो क्वेश्चन। एंड अगेन फिर से रिसेंटली ट्रेंड चेंज होता है और आपको देखने को मिलते हैं कि 2017 से और 18 से फिर से आरएसी का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया एग्जाम के अंदर। तो हायर प्रोबेबिलिटी है, जिस हिसाब से ट्रेंड जा रहा है, कि मेंस के एग्जाम में आगे आने वाले दिनों में आपको आरएसी से न्यूमेरिकल सेक्शन आपको देखने को मिले। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो अगेन 2017 में एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था? 15 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिक्स से आपसे पूछा गया है। बेसिक्स से क्वेश्चन बनेगा सीओपी, हीट पंप, रेफ्रिजरेशन और हीट इंजन के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इनसे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है किससे? वीसी साइकिल से ही। लेकिन अगेन यहां पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है? थियोरेटिकल क्वेश्चन।
2018 की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जो अगेन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किससे पूछी गई है, अगेन आपके बेसिक एंड इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से, जबकि ट्रेंड चेंज हुआ और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, अगेन 15 मार्क्स। और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि इसमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमें इतना आइडिया लग गया कि हमारे टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बीच में इसका आरएसी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत बिल्कुल क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर से ट्रेंड में आ रहा है। तो इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम होगा तो चांसेज हैं पूछा जाए क्वेश्चन, और वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अब इसके बाद हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं आरएसी की, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलते चलेंगे और देखते चलेंगे कि किस पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं बेसिक एंड इंट्रोडक्शन की। बेसिक एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे कि आरएसी की कहानी कहां से शुरू होती है और किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सर कहानी शुरू होती है हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जहां पर हमें दो स्टेटमेंट सुनने को मिले। एक हमारे केल्विन अंकल थे और दूसरे हमारे क्लॉसियस अंकल थे। केल्विन अंकल ने हमें यह बताया कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो एक सिंगल थर्मल रिजर्वोयर से हीट का इंटरेक्शन कर सके। मतलब जब भी अगर आप कोई भी ऐसी डिवाइस बनाओगे जिसमें आप हीट इनपुट दे रहे हो तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। और केल्विन अंकल के स्टेटमेंट से ही कॉन्सेप्ट का जनरेशन होता है वर्क, ध्यान से सुनना पूरी कहानी, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस का, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस का, यानी ऐसी डिवाइसेस जो क्या प्रोड्यूस करती है, वर्क को प्रोड्यूस करती है, वर्क को प्रोड्यूस करती है। और यहीं से जन्म होता है आपके इंटरनल कंबशन इंजन वाली ब्रांच का। चलिएगा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ का कहता है, जो किन्होंने दिया, क्लॉसियस अंकल ने, इन्होंने बोला कि भाई साहब प्रैक्टिकली ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो बिना किसी अदर हीट इनपुट, अदर वर्क इनपुट के लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट का क्या कर सके, फ्लो करा सके। ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो खुद ही लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो करा सके। अगर आपको कुछ भी हीट का फ्लो कराना है तो आपको एक्शन वर्क देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क देना पड़ेगा, कुछ वर्क आपको देना पड़ेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है किसका? ऐसी डिवाइसेस का जो वर्क को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। इस तरीके के में जब हम बात करते हैं, इसके बाद रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका डिजायर्ड स्पेस है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की तुलना में लोअर रखा जाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच स्पेस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड लोअर देन द सराउंडिंग। आपको सराउंडिंग की तुलना में स्पेस का टेम्परेचर क्या रखना है? कम रखना है। यानी सपोज ये एक रूम है, यहां से आप इसका टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो, कम करना चाहते हो किसकी तुलना में? सराउंडिंग की तुलना में। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। यानी उसका तरीका क्या है कि इसके पास जितनी हीट है उसको बाहर भेज दो, उसको क्या कर दो? बाहर भेज दो, उसको बाहर भेज दो। तो यहां पर स्पेस क्या हो जाएगा आपका? यहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और यही कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जितना हीट आप बाहर निकालते हो वो कहलाता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो यहां से जब हम क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहीं से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है एक रेफ्रिजरेटर का और दूसरा हीट पंप का, जिसके अंदर
हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, डिजायर्ड इफेक्ट जो हम चाह रहे हैं, यानी एक ऐसी डिवाइस, रेफ्रिजरेशन एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्पेस का टेम्परेचर क्या करती है, लोअर मेंटेन करती है सराउंडिंग की तुलना में, जबकि हीट पंप एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्पेस का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करती है सराउंडिंग की तुलना में। ठीक है, तो अगर मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूं, सपोज यहां से आप कुछ हीट ले रहे हो, यानी Q2 हीट निकाल रहे हो, कुछ यहां पर वर्क कर रहे हो, और यहां से वर्क किसमें कहां पर भेज दिया आपने, हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर ये डिवाइस क्या है, अगर ये डिवाइस ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डिवाइस रेफ्रिजरेटर है तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, ये वाला, यानी लोअर टेम्परेचर को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। यहां से हमने स्पेस में से हीट को निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये कहलाती है भाई साहब इसकी COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। अगर मैं बात करता हूं तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर Q2 अपॉन W। ये हम क्विकली बेसिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, Q2 अपॉन W। इसी तरीके से अगर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट ये वाला है, यानी हमारी डिवाइस क्या है, वर्क कर रही है एज ए हीट पंप, अगर हीट पंप की तरह वर्क कर रही है तो इसका काम क्या है, इसका काम है सर कि हमारा सपोज ये एक कमरा है, ये स्पेस है, तो यहाँ का टेम्परेचर बाहर की तुलना में ज्यादा मेंटेन करना, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा ये अमाउंट Q1, क्योंकि Q1 हीट हम इस कमरे में दे रहे हैं। तो अगर मैं COP ऑफ हीट पंप की बात करता हूं तो COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, Q1 अपॉन W, जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है डिवाइडेड बाय कितना आपने वर्क दिया है। तो इतना हम रिवाइज कर चुके हैं। अभी तक की कहानी में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कहानी हमारी REC की शुरू होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जहां पर हमें कॉन्सेप्ट मिलता है केल्विन स्टेटमेंट से हीट इंजन का, जो हमारे IC इंजन की ओर चला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमें जो क्लॉसियस स्टेटमेंट बताता है कौन सी डिवाइसेस के बारे में जो वर्क को एब्जॉर्ब करती हैं। वर्क को एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिवाइस दो तरीके से फंक्शन कर सकती है, या तो वो एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क कर रही होगी, जो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, जो स्पेस है उसको सराउंडिंग की तुलना में लो टेम्परेचर पर मेंटेन करता है, या फिर वो डिवाइस एज अ हीट पंप की तरह वर्क कर सकती है, जिसका काम क्या होता है, जो स्पेस है उसको सराउंडिंग की तुलना में हायर टेम्परेचर पर क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, या और वहां पर हम किसकी बात करते हैं, हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, और जबकि यहां पर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए हम COP के बारे में बात करते हैं। तो इतनी कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस की ओर, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। चलिएगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमसे SSC 2012 में भी पूछा गया है, हाउ रिवर्स कार्नोट साइकिल बी यूज्ड इन अचीविंग द रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो फाइंड आउट द COP ऑफ द साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल की आपसे क्या पूछी गई है, COP आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो क्विकली हम लोग ये देखेंगे कि हम रेफ्रिजरेशन कैसे अचीव करते हैं। रेफ्रिजरेशन कैसे अचीव करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन सर अचीव करने का एक तरीका है कि सपोज ये हमारे पास एक स्पेस है जहां हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब इस कमरे का टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, या उस स्पेस का जो टेम्परेचर सराउंडिंग की तुलना में कम रहना चाहिए। तो क्या होगा कि सर हमारे पास एक तरीका है, हम यहां से हीट को क्या कर दें, निकाल दें। अगर हम यहां से हीट को निकाल दें तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से हम यूज करते हैं एक मशीन सेटअप। क्या है ये मशीन सेटअप, जो इसकी फंक्शनिंग को फुलफिल करता है, हीट को बाहर सराउंडिंग तक पहुंचाने में लिए। ठीक है, तो यहां से इस पूरी मशीन में फ्लो होता है आपका रेफ्रिजरेंट। ध्यान से सुनेंगे, रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर पर फ्लो होगा और इस स्पेस से हीट लेगा,
हीट लेके क्या होता है, वेपराइज होता है, और हीट का ट्रांसफर किस पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, यहां से हीट लेगा, हीट लेने के बाद यहां से हमने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों इंक्रीज होंगे। देखिएगा यहां से रेफ्रिजरेंट चला, रेफ्रिजरेंट ने यहां से हीट ली, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जब हमने इसको कंप्रेस किया तो टेम्परेचर और प्रेशर पर दोनों इंक्रीज हुए, और उसके इंक्रीज होने के बाद जब ये हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जब ये कंडेंसर में जाता है तो यहां से हीट रिजेक्ट होती है सराउंडिंग के लिए। कहां के लिए, सराउंडिंग के लिए। सपोज अगर मैं बात करता हूं, यहां पर इसका जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है वह उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, और इस रूम का टेम्परेचर है 25 या 20 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, हीट का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर खुद ही। तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, यानी यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद जो कंडेंसर हायर टेम्परेचर पर है आपको वहां भेजना है इस हीट को, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लॉ आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा जिससे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हुए, और यहां पर सपोज टेम्परेचर बढ़कर इस रेफ्रिजरेंट का हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो सराउंडिंग है, बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगेन ये फ्लूइड जो होगा वो अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर देगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर। यानी आपके पास जो हीट थी कितने पर, -10 डिग्री सेल्सियस पर, उसको वर्क की सहायता से 40 डिग्री सेल्सियस की सहायता से 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और सेम फ्लूइड को आगे एक्सपेंशन करा के उसको वापस यूज में लेने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक्सपेंशन डिवाइस, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होंगे, यहां पर डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट जो साइकिल होती है वो होती है हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम बात करते हैं एक आइडियल कंडीशन की, कि अगर सब कुछ आइडियल रहे तो इसकी साइकिल कौन सी होती है, वो होती है आइडियल साइकिल रिवर्स कार्नोट साइकिल। कौन सी होती है आपकी, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल। देखिएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल को हमने पीवी और टीएस डायग्राम पर ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले दिमाग में एक बात याद रखेंगे, जितनी भी आपकी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होती हैं वो किस डायरेक्शन में ऑपरेट करती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जितनी भी वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होती हैं वो सारी आपकी किस डायरेक्शन में वर्क करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपसे कहा गया है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में किस तरीके से रेफ्रिजरेशन और सीओपी आपको फाइंड आउट करना है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल है सर ये वाली 1 2 3 4। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको पता चल रहा है ये किस तरीके की, यानी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस की तरह बिहेव करेगी। ये क्या है, आइडियल वर्किंग साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या है, आइडियल वर्किंग साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं प्रोसेस 1 से 2। 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 है आपका आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, प्रोसेस 1 से 2। अगर मैं प्रोसेस 2 to 3 की बात करूं, प्रोसेस
223 की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक, प्रोसेस 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल adiabatic expansion and process 4 to 1 क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। देखिएगा ये वही कहानी हो रही है, 1 से 2 क्या हो रहा है, वर्क का इनपुट, यानी हमारी जो साइकिल हमने जो स्टार्ट की है वो यहां से की है 1 से 2 to 3 में क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन, क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन, जो हमने यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। 3 to 4 में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगेन हमने 3 to 4 में क्या किया है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया है, और 4 to 1 में स्पेस से सिस्टम के अंदर सॉरी हीट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हमने यहां पर इसको क्यों बोला है कि ये क्या है, आइडियल साइकिल है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कार्नोट साइकिल एक प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, और यहां पर हीट का एडिशन एंड रिजेक्शन किस पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहां से हम चीजों को समझ सकते हैं कि यहां पर प्रोसेस 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। इसी को डायग्राम को हमने किस पर रिप्रेजेंट किया है, टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया है। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। तो यहां पर क्या होगा, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी S1 बराबर S2, यहां से प्रोसेस 2 to 3 में क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन एट T बराबर C, यानी इसको अगर मैं बोल सकता हूं T हायर, क्या है, T हायर, और यहां पर अगेन 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, S3 बराबर S4, और 4 to 1 क्या है, लोअर टेम्परेचर पर हीट का एडिशन। अब यहां से सर हमें क्या ड्राइव करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हमसे पूछा गया है। किसके लिए हमसे पूछा गया है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए हमसे पूछा गया है। तो यहां पर COP क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपको इसी तरीके से मेंशन करना है एग्जाम के अंदर भी। देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्पीड के साथ आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैं यहां पर आपको बताता जा रहा हूं, उस तरीके से ही आपको इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाना है, एक एक लाइन को इस तरीके से आपको बताना है, और उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से उसको लिखना है। तो यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां पर कहानी जो हमने बताई थी इस तरीके से हो गई। ये हमारी डिवाइस है जो क्या कर रही है, सपोज यहां से Q2 हीट को ले जा रही है, और हमने इसको कुछ वर्क इनपुट दिया है, और
और ये हायर टेम्परेचर पर हीट को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यहां पर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है हमारे पास Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं किसी भी साइकिल के लिए नेट डेल Q बराबर होता है साइक्लिक इंटीग्रल डेल W, यानी जो W इनपुट होगा यानी Q1 माइनस, यानी क्या होगा Q1 माइनस Q2 बराबर W इनपुट, या Q1 बराबर क्या होगा W इनपुट प्लस Q2। तो यहां से आप W इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे तो COP हो जाएगी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इस Q2 को 1 अपॉन में ले जाइएगा तो COP क्या लिख सकते हैं, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर 1 अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस 1, Q1 बाई Q2 माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रिवर्स कार्नोट के लिए बात करता हूं, रिवर्स कार्नोट के लिए बात करता हूं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं आपके, रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। कैसे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो Q होता है, Q क्या होता है, डेल Q बराबर T ds, क्या होता है डेल Q बराबर T ds, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है डेल Q अपॉन T फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब यहां से देखिएगा कि सपोज यहां से आप Q2 हीट ले रहे हो और Q1 हीट टोटल आप रिजेक्ट कर रहे हो सिस्टम से बाहर, तो यहां पर जो TS डायग्राम का एरिया है वो आपको क्या बताता है, TS डायग्राम का जो एरिया है वो आपको किसके बारे में बताता है, वो आपको बताता है नेट हीट इंटरेक्शन के बारे में। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं Q1 के लिए देखेंगे TS, तो हीट का रिजेक्शन यहां पर हो रहा है, तो Q1, तो इतना एरिया क्या होगा टोटल हीट का रिजेक्ट होगा। तो Q1 कितना होने वाला है, यहां पर है आपका 2 और ये कंडीशन है आपकी 3, तो Q1 बराबर TH इंटू H2 माइनस H3, क्या होगा TH H2 माइनस H3। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा Q2 के लिए, जब मैं बात करूंगा Q2 के लिए, जब मैं बात करूंगा Q2 के लिए, तो Q2 के केस में क्या होगा, ये T लोअर टेम्परेचर और यहां पर S4 एंड S1, तो क्या होने वाला है Q2 बराबर T लोअर इंटू S1 माइनस S4, S1 माइनस S4, S1 माइनस S4। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल Q1 बराबर TH, T हायर H2 माइनस H3, H2 माइनस H3 एंड Q2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास T लोअर इंटू S1 माइनस S4, S1 माइनस S4, क्योंकि यहां पर हीट क्या हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, और सिस्टम से अगर हीट रिजेक्ट होती है तो क्या होता है नेगेटिव, और सिस्टम के अंदर हीट दी जाती है तो क्या होता है पॉजिटिव। एक्चुअल में मैंने ये क्या लिखा है Q बराबर TDS,
Q बराबर TdS, यहां पर ds क्या होगा, चेंज, नेट चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, 2 to 3 जा रहा हूं, तो क्या होना चाहिए कायदे से S3 माइनस S2, लेकिन हीट क्या हो रही है, यहां से रिजेक्ट हो रही है, तो ऑलरेडी क्या आएगा माइनस, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है TH S2 माइनस S3। और जबकि सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, आप हीट ऐड कर रहे हो, तो डायरेक्ट आपका हीट एडिशन टू द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, T लोअर S1 माइनस S4। ठीक है, तो इतनी कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, COP ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल, देन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होगा, 1 अपॉन वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन Q1 कितना है, T हायर S2 माइनस S3 डिवाइडेड बाय T लोअर S1 माइनस S4 माइनस 1। अगर आप ध्यान देंगे, चूंकि S1 बराबर क्या है, S2 एंड S3 बराबर क्या है, S4, किसके जरिए, फ्रॉम प्रोसेस 1 and 2 and 3 and 4। कौन से प्रोसेस से, साइकिल के अंदर जो ये वाला जो प्रोसेस है, यहां से देखेंगे S1 बराबर S2 एंड S3 बराबर S4, तो यानी जो DS वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उड़ा दीजिएगा इसको। तो यहां से क्या हो जाएगा, COP ऑफ रिवर्स कार्नोट क्या होगी, 1 अपॉन TH अपॉन TL माइनस 1, 1 अपॉन TH अपॉन TL माइनस 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, COP बराबर TL अपॉन TH माइनस TL। तो ये सर आपने कर दिया बिल्कुल प्रूव कि COP कितनी होती है रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए, जिसका हम डायरेक्टली यूज करते हैं। आप चाहें तो इस डेरिवेशन को PV डायग्राम की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। वहां पर आपको ln की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में आपको हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके TS डायग्राम से सॉल्व किया है। तो आपको इतनी राम कहानी लिख के आनी है अगर COP से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है डिराइव करने के लिए। ये आपसे रेफ्रिजरेशन के बारे में बात की है, तो हो सकता है आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट पंप की COP के बारे में, तो COP ऑफ हीट पंप, तो हीट पंप का सर काम क्या है, अगेन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, Q1 अपॉन W इनपुट। तो अगेन हम क्या लिखने वाले हैं, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो अगेन इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, COP ऑफ हीट पंप 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और इसके बाद फिर से हम वही Q1 और Q2 की वैल्यू फॉर रिवर्सेबल साइकिल। आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है, आगे का सिनेरियो बता रहा हूं अगर आपसे हीट पंप की अगर आपसे पूछी जाए। तो अगेन यहां पर आप क्या लिखेंगे, फॉर रिवर्सेबल साइकिल, फॉर रिवर्सेबल साइकिल क्या होगा, Q1 अगेन TH S2 माइनस S3 एंड Q2 TL S1 माइनस S4। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो COP ऑफ हीट पंप क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस TH S2 माइनस S3 TL
S1 माइनस S4, अगेन आप वही लिखेंगे कि चूंकि S1 बराबर S2 है और S3 बराबर S4 है फ्रॉम द प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4, तो इसको काटा पीटी कर देंगे, यहां से ये गुजर जाएगा, तो COP ऑफ हीट पंप क्या आएगा 1/1 माइनस TH अपॉन, क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या, वैल्यू उल्टी रख दिया हमने, इस वैल्यू को उल्टा रख दिया है, तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस TL S1 माइनस S4 डिवाइडेड बाय TH H2 माइनस S3, तो यहां पर क्या हो जाएगा TL अपॉन TH, देन COP ऑफ हीट पंप क्या होगी TH अपॉन TH माइनस TL, जिसका हम डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर्मूलाज में जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है रिवर्सिबल रिवर्स कार्नोट के हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन की COP के फॉर्मूला। तो दोनों में से आपसे अगर एक बार वो पूछ लिया गया है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके आना है एग्जाम के अंदर। यहां पर एक एक स्टेप का ध्यान रखेंगे, और चूंकि हम जानते हैं रिवर्सिबल के लिए जो क्या है आइसेंट्रोपिक जो हीट होती है, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो आप वहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिएगा, तो इस तरीके से यहां पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने रेफ्रिजरेशन होता क्या है उसको समझा कि हमें साहब लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है सराउंडिंग की तुलना में। यहां पर हम COP के बारे में बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कि आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है डिवाइडेड बाय आपने कितना उसको करने में प्राप्त करने में वर्क का इनपुट दिया है। अगर रेफ्रिजरेशन की बात आ रही है तो वहां पर डिजायर्ड इफेक्ट आपका Q2 हीट होगी, और अगर आप हीट पंप की बात कर रहे हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा आपका Q1 होगा, और उसमें फिर उसके बाद हम लोग इसकी जो आइडियल साइकिल है वो कौन सी साइकिल है रिवर्स कार्नोट साइकिल, कौन सी रिवर्स कार्नोट साइकिल, जिसके लिए हमने COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन के फॉर्मूलों को ड्राइव किया है। चलिएगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ये अगेन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आपसे COP पूछा गया है एंड द हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर, जिसके बारे में हमने बात की। कंडेंसर का काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना, ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन किलोजूल, यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे किसमें पूछ रहा है, इन किलोजूल पर आवर विच हैज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलोजूल पर आवर। देखिएगा जितनी अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर लोअर स्पेस से निकालता है वो क्या कहलाता है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, क्या कहलाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। व्हेन पावर इनपुट भी आपको गिवन है कितना 0.75 किलोवाट, तो मतलब कहानी यहां पर इस तरीके से हो चुकी है कि जो कंप्रेसर था जिसमें आप कितनी हीट जो निकाल कर दे रहे थे Q2 कुछ वर्क कर रहा था कंप्रेसर, और Q1 हीट ये किसके पास भेज रहा था, कंडेंसर के पास भेज रहा था, जिसको कंडेंसर सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो ये है सर हमारा, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे आपको क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, डिवाइस, और इसके बाद यही हीट किस में जाएगी, आपके कंडेंसर में जाएगी, और कंडेंसर इसको क्या कर देगा, बाहर की ओर सराउंडिंग की ओर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब आपसे यहां पर पूछा क्या गया है, उससे पहले हम क्या लिख लेंगे, आपको दिया क्या गया है, गिवन डेटा, क्या क्या आपको गिवन है। देखिएगा आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गिवन है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है, 12,000 किलोजूल पर आवर, किलोजूल पर आवर। वर्क इनपुट आपको गिवन है
वर्क इनपुट आपको गिवन है 0.75 किलोवाट, 0.75 किलोवाट। आपसे पूछा क्या गया है, COP एंड हीट ट्रांसफर रेट ऑफ द कंडेंसर, से पूछा गया है। तो COP के बारे में बात करेंगे, ऑफ द कंडेंसर। तो COP ऑफ कंडेंसर आपसे पूछा है, जो क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक हम डिस्कस करेंगे अप्रोच, कि अप्रोच क्या रहेगी। अगर मुझे एक बार अप्रोच मिल जाए तो मैं उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगा, और ये अप्रोच जो है वो आपके माइंड में चलनी चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपसे कहा गया है क्या आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पता है, मतलब यहां पर कोई एक इवोपरेटर लगा हुआ होगा जो हीट को क्या कर रहा होगा, रिजेक्ट करके स्पेस से Q2 हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा, और ये यहां पर कंप्रेसर लगा होगा जो कुछ वर्क करके क्या कर रहा होगा, इस हीट को कहां भेज रहा होगा, कंडेंसर के अंदर भेज रहा होगा। किसके अंदर भेज रहा होगा, कंडेंसर के अंदर भेज रहा होगा। और आपसे कंडेंसर की COP पूछी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर, यानी आपसे ये Q1 भी पूछा है और इस कंडेंसर की COP भी पूछी है। तो कंडेंसर की COP क्या होगी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन क्या, कितना आपने उस इफेक्ट को पाने के लिए वर्क दिया। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखिएगा, थोड़ा यहां पर यूनिट्स का लोचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपसे यूनिट किसमें पूछा है, किलोजूल पर आवर में, यानी यहां पर हम इस पावर इनपुट को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोजूल पर आवर में। यहां पर इसको कन्वर्ट कर लो, 0.75 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, किलोजूल पर सेकेंड, और इस सेकेंड को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.75 इंटू 3600, ये क्या होगा 3600 किलोजूल पर आवर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू होगी इसकी 2700 किलोजूल पर आवर, या H, इसको H ही लिख लो, किलोजूल पर आवर। अब आपसे पूछा गया है हीट कितनी है, तो लिखेंगे यहां पर हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंडेंसर, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंडेंसर क्या होगा, Q1 बराबर W प्लस Q2, जो आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर W कितना है 2700 प्लस Q2 कितना है 12,000 किलोजूल, 12,000 किलोजूल पर आवर। तो यहां से आपके पास Q1 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 14,700 किलोजूल पर आवर। तो यहां से आपने एक आंसर आपने निकाल दिया, जिसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरा आपसे पूछा गया है COP ऑफ कंडेंसर, COP ऑफ कंडेंसर, जो हो जाएगा हमारे पास कितना होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट कितना होगा 14,700 डिवाइडेड बाय 2,700, तो ये होगा 5.44। तो इस तरीके से हमने
ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, अगर न्यूमेरिकल है तो जैसा जैसा कह रहा है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद गिवन डेटा आपको लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, और उसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। लेकिन इनके बीच में एक स्टेप जो आपके माइंड में चलना चाहिए वो है अप्रोच। अप्रोच क्या है? क्योंकि आप जानते हो कि जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा सेकंड लॉ से, Q1 बराबर क्या होगा? W प्लस Q2। अगर हमें Q2 गिवन है, W गिवन है, Q1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यही Q1 किस में जाएगा? हमारे कंडेंसर में जाएगा जो रिजेक्ट होने वाला है। तो हमसे पूछा गया COP ऑफ कंडेंसर यानी डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हमारे पास Q1 अपॉन टोटल हमने कितना वर्क दिया, तो वो क्या हो जाएगा? COP ऑफ कंडेंसर। चलिएगा, इसके बाद की कहानी में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।